नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। खाद के लिए सुपौल में फिर हंगामा, त्रिवेणीगंज के किसानों ने NH 327 को किया जाम। बिहार में किसान खाद के लिए परेशान है। खाद की कमी का मामला सांसद में भी उठा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी खाद की कमी को माना था। आज उन्होंने इसको लेकर समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार में खाद की आपूर्ति बढ़ाई जा रही है, पर अभी ताजा हालात ये है कि बिहार के सुपौल में खाद की किल्लत से किसानों में जबरदस्त आक्रोश है। गुरुवार को त्रिवेणीगंज के किसानों ने NH 327 को लालपट्टी गाँव के पास जाम कर दिया। सभी खाद नहीं मिलने से नाराज थे। सड़क पर आगजनी कर और कटीले तार लगाकर किसान सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। इसके पहले भी कई बार सड़क जाम और हंगामा कर चुके हैं। किसानों का कहना है कि खाद के लिए आवंटित दुकानों से खाद नहीं मिल रही है। वहीं बाजारों में DAP काफी महंगे दरों पर उपलब्ध है, जिसे लेने में किसान असमर्थ है। गुरुवार को लालपट्टी के पास सड़क जाम करने वाले किसानों ने बताया कि वो रात के 10 बजे से अंजलि फर्टिलाइजर के पास लाइन में लगे थे, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल रही है। वो 2 दिनों से बिना खाद के लौट रहे हैं। किसानों ने ये भी आरोप लगाया है कि इलाके में खाद की कालाबाजारी हो रही है। इसके बावजूद प्रशासनिक अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। पटना में हथियार के बल पर लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 3 अपराधी गिरफ्तार। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पटना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चौक थाना अंतर्गत केशवराय गली के पास हुई लूटपाट की घटना का उद्भेदन किया है। पुलिस ने मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही लूटे गए पैसे को भी बरामद किया है। गौरतलब है कि 1 दिसंबर को दिन के करीब 1 बजे अशोक राजपथ पर स्थित केशवराय गली के पास 2-3 की संख्या में आए अपराधियों ने व्यवसायी विकास जालान के स्टाफ को घायल कर लगभग 5 लाख रुपये लूट लिए थे। लूट के दौरान अपराधियों ने व्यवसायी के स्टाफ विजय आनंद उर्फ गोल्डी को गोली मारकर घायल कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम गठित कर मामले की जांच शुरू की थी, जिसके बाद पुलिस को सफलता मिली और पुलिस ने मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। साथ ही लूटे गए पैसे 4,12,000 रुपये बरामद किए। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 2 देसी कट्टा और 1 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। बिहार में ओमिक्रॉन की जांच संभव नहीं, लेकिन मंत्री बोले हमारे यहाँ कोई मरीज नहीं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर एक तरफ जहां पूरी दुनिया में दहशत है, केंद्र सरकार इसे लेकर सतर्कता बरतने का निर्देश जारी कर चुका है, तो वहीं बिहार में इस नए वेरिएंट से मुकाबले के लिए जमीनी तैयारी कैसी है, इसका अंदाजा लगाना तो ओमिक्रॉन की जाँच की स्थिति से लगाया जा सकता है। ओमिक्रॉन की जाँच के लिए मरीजों का सैंपल को जीनोम सीक्वेंस की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। बिहार में इस तरह की जाँच की सुविधा केवल पटना के IJMS हॉस्पिटल में उपलब्ध है। पटना के IJMS में जीनोम सीक्वेंस लैब बनाई गई है, लेकिन फिलहाल यहां इसकी जांच प्रक्रिया बंद है। ऐसे वक्त में जब दुनिया के तमाम देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सतर्क है, राज्य सरकार और IJMS की लापरवाही सामने आई है। IJMS लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया को क्यों नहीं हो पा रही है, इसका खुलासा हुआ है। दरअसल पटना के IJMS में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब तो है, लेकिन यहाँ इस तरह की टेस्टिंग के लिए रीएजेंट उपलब्ध नहीं है। रीएजेंट उपलब्ध कराने को लेकर IJMS प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारियों ने जब विदेश से लौटे लोगों का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने का प्रयास किया, तो रीएजेंट की उपलब्धता नहीं होने की बात सामने आई। आनन फानन में रीएजेंट की खरीद के लिए अब राशि उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। रीएजेंट की खरीद में तकरीबन 15 दिनों का वक्त लगने का संभावना है। इसके बाद ही जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी और ओमिक्रॉन का टेस्ट किया जा सकेगा। आपको बता दें कि जीनोम सीक्वेंसिंग किसी वायरस का बायोडाटा होता है। वायरस किस तरह का है, उसकी क्या प्रकृति है, इस सारी बातों की जानकारी जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ही सामने आ पाती है, लेकिन टेस्टिंग के लिए रीएजेंट उपलब्ध नहीं रहने से फिलहाल जांच कर पाना नामुमकिन है। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की तेज हुई सरगर्मी, फरवरी में होगा चुनाव। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संगठन के चुनाव की आहट के बाद तैयारियां शुरू हो गई है। छात्र संगठन भी चुनाव की रणनीतियां बनाने में लग चुके हैं। कई छात्र नेता संगठन लाइन से अलग अकेले भी तैयारी में जुटे हुए हैं। जानकारी के अनुसार पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव फरवरी में होगा। विश्वविद्यालय की ओर से छात्र संघ चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। बता दें कि कोरोना के कारण विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव 2 साल के बाद हो रहे हैं, जो चुनाव लिंग 2 कमेटी के सिफारिशों के हिसाब से होगी। वहीं जिन छात्रों पर प्राथमिकी दर्ज है वह कॉलेज स्तर पर कार्रवाई हो चुकी है, वे चुनाव में उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं।
11 से नालंदा में जुटेंगे देश के आयुष चिकित्सक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे आयुर्वेद पर्व का उद्घाटन। बिहार में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय के सहयोग से बिहार सरकार नालंदा में 11 से 13 दिसंबर तक आयुर्वेद पर्व का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 दिसंबर को नालंदा और अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय आयुष मंत्री, आयुष मंत्रालय के सचिव समेत विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसकी जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि लोगों को आयुर्वेद के प्रति भरोसा बढ़ा है। इस आयोजन का उद्देश्य न केवल लोगों के बीच आयुर्वेद की अधिक से अधिक स्वीकृति सुनिश्चित करनी है, बल्कि वर्तमान बीमारियों के इलाज के लिए आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाना है। लोगों को अच्छे स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद को लेकर जागरूक करना भी है। त्रिदिवसीय आयुर्वेद पर्व के आयोजन के दौरान देश भर के आयुष चिकित्सक लोगों को स्वस्थ रहने की जानकारी देंगे। उनके ज्ञान से आयुष चिकित्सक के साथ साथ देसी चिकित्सा के विद्यार्थी भी लाभान्वित होंगे। स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में आयुष चिकित्सा शिक्षा के विकास को लेकर लगातार प्रयास कर रहा है। आयुष कॉलेज और अस्पतालों को सुदृढ़ किए जा रहे हैं। इसके आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने के साथ साथ आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। अगले साल जनवरी तक 3270 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति कर ली जाएगी। 10 दिन पहले दुबई से पटना आए थे 4 लोग, 2 की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। ओमिक्रॉन टेस्ट के लिए भेजा गया सैंपल। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां 2 लोगों में कोरोना के लक्षण मिले हैं। दोनों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। दरअसल 10 दिन पहले दुबई से 4 लोग पटना आए थे। 10 दिन बाद जब चारों का कोरोना टेस्ट कराया गया तो 2 लोगों का रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली है। बता दें कि पिछले 10 दिनों से चारों लोग पटना में ही रह रहे थे और इस दौरान कई लोगों के संपर्क में भी आए थे। 2 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ गई है। आनन फानन में ओमिक्रॉन की जांच के लिए सैंपल भेजा गया है। पटना के सिविल सर्जन ने भी इस बात की पुष्टि की है। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल मामले में सामने आई जांच रिपोर्ट, इन वजहों से गई 16 लोगों की आंखें। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल मामले की जांच रिपोर्ट आ गई है। मोतियाबिंद ऑपरेशन मामले के जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक टीम का गठन किया था। 5 सदस्यीय टीम ने सोमवार को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किए गए कमरे को संक्रमित माना गया है। जाँच के दौरान ओटी में स्यूडोमोनास और स्टेफाइलोकोकस नामक बैक्टीरिया मिले हैं। वहीं जांच रिपोर्ट में स्टरलाइजेशन में गड़बड़ी की बात भी कही गई है। रिपोर्ट में इन्हीं कारणों से लोगों की आंखों में इन्फेक्शन होने की बात कही गई है, जिसके कारण 16 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में 22 नवंबर को 65 लोगों ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था। इसके बाद से ही आंखों में तकलीफ होने लगी। समस्या इतनी बढ़ गई कि लोगों के आंखों को निकालने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा। अब तक करीब 17 लोगों की आंखों को निकाला जा चुका है। चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही के कारण 17 लोगों को जिंदगी में अंधेरा छा गया है। अन्य मरीजों को बेहतर इलाज के लिए पटना भेजा गया है। बालू खनन की नीलामी प्रक्रिया पूरी। बिहार के इन जिलों में जल्द शुरू होगा खनन का काम। बिहार के कई जिलों में चल रही बालू घाटों की बंदोबस्ती का काम पूरा हो गया है। पटना समेत 8 जिलों के 102 बालू घाटों पर जल्द ही खनन का काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक हफ्ते भर के अंदर खनन का काम शुरू होने की उम्मीद है। जिन जिलों में बालू घाटों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, उनमें पटना के साथ साथ सारण, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, गया, जमुई और लखीसराय शामिल है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बिहार खनिज विकास निगम ने बंदोबस्तधारियों को अग्रिम राशि जमा करने का निर्देश दिया है। नीलामी में सफल होने वाले कारोबारियों को 4 दिन के अंदर निगम के पास अपनी राशि जमा करनी होगी। नीलामी के दौरान जो बोली लगाई गई है उसकी राशि 50% जीएसटी के साथ जमा होते ही नए बंदोबस्तधारियों को वर्क ऑर्डर दे दिया जाएगा और बालू खनन का काम वह शुरू कर पाएंगे। कोरोना को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला। टीका लेने वालों को ही सरकारी दफ्तरों में प्रवेश। वैक्सीन लिए बगैर प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिलेगी। अगर आपने कोरोना वैक्सीन नहीं ली है तो आपको बिहार सरकार के दफ्तरों में एंट्री नहीं मिलेगी। बिना वैक्सीन सरकारी दफ्तरों में घुसे और पकड़े गए तो कार्रवाई हो जाएगी। सरकार ने बिना वैक्सीन वालों के लिए सरकारी ऑफिस में एंट्री बैन कर दी है। तत्काल प्रभाव से ये व्यवस्था लागू कर दी गई है। कोरोना के नए वेरिएंट
ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगाई है जो 15 दिसंबर तक लगी रहेंगी। पटना जिले के डीएम ने सरकार के आदेश पर गाइडलाइंस भी जारी किए हैं। वैक्सीन लेने वालों को ही प्राइवेट नौकरी करने की इजाजत। सरकार के दिशा निर्देश के बाद पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने आदेश जारी किया है। इसमें वैक्सीन के बगैर सरकारी कार्यालयों में प्रवेश पर रोक लगाई गई है। डीएम के निर्देश में कहा गया है कि निजी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में भी केवल कोविड टीका लगाने वाले लोगों को ही काम करने की इजाजत होगी। 2446 दरोगा की बहाली पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई रोक। 268 सफल उम्मीदवारों को मेरिट लिस्ट से किया गया था बाहर। राज्य में 2446 दरोगा की बहाली पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। सुधीर कुमार गुप्ता व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पीबी बजंत्री ने ये आदेश दिए हैं। इस मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व बिहार राज्य सब ऑर्डिनेट पुलिस सर्विस कमीशन से जवाब तलब किया है। कोर्ट को बताया गया है कि 268 ऐसे उम्मीदवार हैं जो प्रारंभिक व मुख्य व शारीरिक परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें सफल उम्मीदवार की सूची से बाहर कर दिया गया है। अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया है कि 1 अगस्त 2021 प्रकाशित मेरिट लिस्ट में इन 268 उम्मीदवारों का नाम था। उस समय कट ऑफ मार्क्स 75.8 था। उसके बाद जो सूची जारी हुई उनमें कट ऑफ मार्क्स 75 था, लेकिन इन 268 उम्मीदवार के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में नहीं था। अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि ये सभी उम्मीदवार 75.8 के कट ऑफ मार्क्स लाकर सफल उम्मीदवारों की सूची में शामिल थे, लेकिन जब कट ऑफ मार्क्स 75 हो गया तब इन्हें सफल अभ्यर्थियों की सूची में नहीं रखा गया। इस मामले पर आगे भी सुनवाई होगी। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें।